मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों ये देखिए अब सेकंड पार्ट में बनाने जा रहा हूँ जो विनोद सर की बुक है यूपी एनएमएस की। और ये देखिए भले इसमें यूपी लिखा हुआ है लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये किसी भी प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए उतने ही वैलिड है, ठीक है। और आपको पता है कि सभी राज्यों में जो एग्ज़ाम है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित का 6 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। और कई बच्चे मुझसे प्रश्न पूछे हैं कि सर इसको हम लोग 2 महीने का समय बचा है, इसको कैसे हम जल्दी तैयार करें। तो बच्चों मैं एक अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल पूरी एनालिसिस बताऊंगा, हो सकता है कल ही बना दूं, कि कैसे आप पढ़ें कि कम से कम समय में आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप उसे फॉलो कीजिएगा। ऐसे बच्चों में हर एक अभी कई मैंने मॉडल पेपर डाले हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसको मैंने एक अलग तरीके से वीडियो बनाना आरंभ किया है जिसमें कुछ मैं आपको थ्योरी पार्ट समझाता हूं, क्योंकि बिना इसको समझे अगर मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन दे दूं आपको कि ताड़पत्र या ये क्या है वो क्या है, ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं आप समझा के चीज़ों को फिर आपको प्रश्न आपके सामने बताऊंगा। तो ये जो बुक है राघव प्रकाशन की है, तो सर की ही किताब से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और कृपया बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं PDF इसका उपलब्ध नहीं करा सकता, तो आप कृपया इसके लिए मैसेज मत कीजिएगा बच्चों। और कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए आप यस या हाँ सर चाहिए मुझे, इस तरह के कमेंट आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। तो मैं और वीडियोज़ इसके सभी के मैथ के साथ में गणित के और हर एक विषय के बना दूंगा बच्चों, ठीक है। अभी मैं देखिए आज आपको इतिहास का पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद भूगोल हो गया, इसके बाद आपका सिविक्स का हो गया, नागरिक शास्त्र का हो गया। इन विषयों का मैं बारी बारी से आपको बताते चले जाऊंगा और समझाते चले जाऊंगा, ठीक है। अब आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको बता दूं जो इतिहास है वो भी रटने वाली चीज़, तो देखिए आप कई बच्चे सोचते हैं रटने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप इतिहास को समझ के चलें कि क्या चीज़ें क्या हैं तो काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को हम समझ लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आ जाती हैं चीज़ें, हमें रटने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए एक एक चीज़ ध्यान से हम लोग समझें। प्राचीन इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत, अब इसके जरिए समझिए कि इतिहास कितने भागों में बटा है, ठीक है। सिंपल आपको पता है इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है, सही बात है। इतिहासकारों से अतीत को 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए किस आधार पर बांटा गया इसको आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब लिखा हुआ कोई प्रमाण नहीं है, उसको कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए आदि ऐतिहासिक क्या होता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे अशोक ने कई स्तंभों पे लिखे हैं, कई तो पढ़ लिए गए हैं और कई जगह पढ़े भी नहीं गए हैं, ठीक है। जो शैली थी उस समय, भाई हिंदी तो वैसी चलती नहीं थी, अलग अलग आकृतियों में लोग लिखते थे, ठीक है। लिखा तो हुआ है, प्रमाण तो है, इजिप्ट के कई उदाहरण हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है आदि ऐतिहासिक काल में आएंगे। अब देखिए ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, इस प्रकार जिस काल में विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को क्या कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो 3 तरह के बच्चों आपको काल पता चले, बस इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आइए पुरातत्व, बार बार ये वर्ड इतिहास में हमारी किताबों में भी आता है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। अभी देखिए खुदाई, कई जगह खुदाई चलती रहती है, पता चलता है कि 1000-5000 साल पहले की ईंट इसमें है, मतलब यहाँ कोई मंदिर था या कुछ था, इस तरह का। जब हम उसको पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसका अध्ययन पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ये देखिए याद रहता है कि कई बार इन्हें क्या कहते हैं, जो उसको अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, ठीक है। अब आइए कई बार इस तरह के भी सवाल आते हैं कि ताड़पत्र क्या है, तो इसको समझते चलिए। ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, यूजुअली क्या होता था, इन पत्तों पे कुछ लिख दिया जाता था और इसी के जरिए, क्योंकि कागज का जब आविष्कार नहीं होता तो पत्तों का ही इस्तेमाल किया जाता था, तो जब ताड़ के पेड़ के पत्तों पे लिखा गया ताड़पत्र हो गया, ठीक है। भोजपत्र, भोज नामक पेड़ की छाल, इसको मिला करके ये ना लिखा जाता था बच्चों, एक पेपर की तरह बन जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। अभी हमने विज्ञान में भी सवाल पूछा था ना कि चांदी क्या है, मतलब उसको पीट करके चादर के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। सोने को किया जा सकता है, वैसे ही तांबा को पीट करके एक चादर बना दी जाती थी, उस पर स्याही से लिखा जाता था, भेजा जाता था। स्तंभ लेख, देखिए स्तंभ लेख और शिलालेख में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र,
कोई खंबा है, मान लीजिए ये अशोक के काल में बहुत हुआ है, खंबा है और इस पर कुछ कुछ लिख दिया गया ऐसे ऐसे करके, इसको गाड़ दिया गया ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह का जो रहा स्तंभ उसको क्या कहा गया, स्तंभ लेख। और शिलालेख देखिए, शिलालेख आपका आजकल भी शिलापट्ट जो मंत्री वगैरह उद्घाटन करते हैं, मोदी जी करते हैं, तो ऐसे करके एक ज़मीन में गड़ा रहता है, ठीक है। तो ये शिलालेख हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को क्या कहते हैं, शिलालेख। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। मैं थोड़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिर अभी इसका एमसीक्यू कराऊंगा, तो आप बच्चों इसको देखते जाइए और समझते जाइए। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, अभिलेख, ठीक है, वह यह अशोक के रुमेनदेही अभिलेख का अंश है। याद रखिएगा, रुमेनदेही अभिलेख का अंश जो है ये अभिलेख है, जो लुम्बिनी इस समय कहाँ है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग, मतलब 8वां भाग 1/8 भाग, ठीक है, कर के रूप में लिया जाएगा। तो देखिए रुमेनदेही अभिलेख में इसका विवरण अशोक ने दिया है कि जो उपज होगा, जो कर है, वो 1/8 दिया जाएगा। ये कहाँ गाड़ा गया है, लुम्बिनी में, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए सिक्के एवं मोहरें। सिक्कों से तत्कालिक शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला और धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती। कई राजाएं अपना अपना सिक्का चलाए, काफ़ी समय तक चलाए, अभी इसकी जानकारी आपको आगे वाले पाठों में मिलेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता, ये जरूर टाइम याद रखिएगा, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। अभी हम लोग क्या करते हैं, ईस्वी लिखते हैं या एडी लिखते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या था, बीसी था, ठीक है। तो ये बीसी वाला का समय है, 2350 से 1750। इतनी पुरानी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके दो नाम है बच्चों, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु किस लिए, क्योंकि सिंधु नदी वहाँ से बह के जाती थी बच्चों। अभी ये भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। कई नदियाँ मिलके इसको बनाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंधु का दूसरा नाम अंग्रेजी में इंडस है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। याद रखिए बच्चों, अगर यही मैं प्रश्न बना दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप कई चीज़ नोट करेंगे। यहाँ पे कई सवाल, कई एमसीक्यू आपके एक ही वीडियो में तैयार हो जाएंगे, 100 से ज़्यादा बच्चों, इसकी गारंटी है, ठीक है। और कब की थी ये भी आ जाएगा, तो 1921 में की। तो अपने आप से इस इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप नोट करें, क्योंकि इसमें देखिए सार दिया हुआ है पूरे पाठ का, या एग्जाम में आने वाली चीज़ों का सार दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह सभ्यता उत्तर प्रदेश के मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुक्ता गैंडोर तक विकसित आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अभी समय कम है, नहीं तो और विधिवत। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इसके जो जो स्थिति है, आप उस पश्चिम की तरफ सुक्ता गैंडोर लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखिए पूर्व की ओर आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर लिख लीजिए, ताकि आप एक मैप बना लेंगे तो इससे चीज़ें और आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। लोथल से सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लोथल कहाँ है, याद रखिएगा, ये गुजरात में बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो वहाँ पे जहाज आके रुकते थे, ठीक है। हड़प्पन लिपि भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक मतलब चित्र भाव वाले बने हुए हैं, तथा यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी हम लिखते कैसे, अगर पढ़ते कैसे, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये आपका दायां से बायां आया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। सारनाथ स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ मेरे बनारस में ही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप, धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। एकदम परीक्षा में ऐसे सिंपल सवाल आते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पहला अपना उपदेश दिया था, या ये जो धमेक स्तूप है कहाँ स्थित है, ठीक है। और कई चीज़ें जो आप रुपयों पर अशोक का चक्र वाला देखते हैं, ये कहाँ है, ये भी 24 जो तीलियाँ लगी रहती हैं, ये भी कहाँ है, सारनाथ में है, ठीक है। इस तरह के सवाल आप देखिए आसानी से इससे बनते हैं और आसान रहते हैं, तुरंत आप कर लेंगे मिनटों में। अब देखिए साहित्यिक स्रोत, ठीक है। ताड़पत्र अभी हमने पढ़ा, भोजपत्रों, तामपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सही बात है, सब साहित्यिक स्रोत हैं। ऑप्शन में आ सकता है कि कौन से साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो आप याद रखेंगे, ये सिंपल सवाल है, तो इसको समझ के चलिए बच्चों, ठीक है। अब आइए महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इससे कई बार सवाल आते ही आते हैं। एक सवाल तो रामायण एवं महाभारत, वाल्मीकि एवं वेदव्यास जी, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, राज तरंगणी कलहण ये कश्मीर के थे लेखक, इंडिका मेगास्थनीज देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक मॉडल पेपर में बताया है, ये यूनानी राजदूत है, किसके थे, ये सेल्यूकस के थे। और यात्रा विवरण फाहियान के है जो चीनी यात्री था, और एक और यात्रा विवरण है स्वेन सांग ह्वेन सांग उसको कहते हैं चीनी यात्री, ठीक है, उच्चारण इसका ह्वेन सांग होगा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक नए पेज पे चलें। अब देखिए बच्चों, ये पाषाण काल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी इसके कुछ सवाल बता दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बस नोट करते चलिएगा क्योंकि इसी से डायरेक्ट सवाल अभी बनेंगे, ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एडी को देखिए एनो डोमिनी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां, ईस्वी हम लोग लिखते हैं ना इतना ईस्वी 2022 ईस्वी, ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, एडी है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बच्चे नहीं जानते हैं, इसको देख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है हमारा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम है जो कि लंदन में है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता ये अलेक्जेंडर कर्निगम है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, वर्ष और स्थान कहाँ पे, कि नदी के किनारे कहाँ है, ये सब पूछा जाता है। वर्ष तो मान लीजिए कम पूछा जाएगा, लेकिन किसने की, स्थान, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हड़प्पा दयाराम साहनी अभी हमने देखा, ये रावी नदी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, सिंधु नदी पाकिस्तान। चन्हूदड़ो एनजी मजुमदार, सिंधु नदी पाकिस्तान। कालीबंगा अमलानंद घोष, घग्घर राजस्थान। और लोथल ये देखिए SR राव, भोगवा नदी, ठीक है, गुजरात, अभी मैंने बताया था गुजरात में है, ठीक है। अब आइए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देखें। अब देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट प्रश्न भी करा सकता था तो कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, अब एकदम आप तुरंत खुद से अपना उत्तर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। नंबर 2, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो देखिए बैल, गाय, कुत्ता या हाथी, तो उन्होंने कुत्ता को बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, ये काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। इसका देखिए मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल या कांस्य काल, तो ये है नव पाषाण काल, ठीक है, न्यू स्टोन एज अगर इंग्लिश में कहेंगे। और नंबर 4 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ये काफ़ी बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे लोहा, लोहा नहीं है बच्चों, ये है तांबा, ये क्या है, तांबा, ठीक है। अब नंबर 5, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट घुमा के है, पाषाण काल संस्कृतियों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, ये देखिए पहली फसल जो थी बच्चों वो थी आपकी, मानव द्वारा जो प्रयोग में लाई गई वो थी गेहूं। अब देखिए नंबर 7, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, तो ये बच्चों बना था नव पाषाण काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पुरातत्वविद पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, अभी जस्ट हमने देखा, ये है दयाराम साहनी जी। अब देखिए काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो बच्चों ये हैं आद्य ऐतिहासिक काल से, अभी क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, कुछ पढ़ा जा रहा है, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, ये देखिए अलग है, उसमें नहीं था, ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ये है मोहनजोदड़ो, ये आ चुका है और आने की संभावना है इस प्रश्न की बच्चों। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए इस सब तरह के सवालों में जब तक आप चारों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब देखें, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये एकदम सही है बच्चों, ठीक है, तो ये असत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फॉल्स पूछ रहा है, तो ये तो सही है भाई। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, ये भी सही है। सुक्तोतड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, ये गलत है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुई, याद रखिए बच्चों। तो ये
अब ये सही का करना हो तो बहुत अधिक संख्या में, और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, अब आई क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिलती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ये मोहनजोदड़ो से मिलती है, इस बार आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये भी जस्ट हमने पढ़ा है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमें लोथल से मिला है। अब देखिए काफ़ी आसान लग रहा होगा क्योंकि आपने पाठ को पढ़ लिया, मैंने समझा दिया है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिए ये नदी वाला प्रश्न आ गया जो अभी मैं बात कर रहा था, मिलाने वाला। तो जब तक आप नहीं जानेंगे नहीं कर पाएंगे। निम्न में से कौन असत्य है? तो बस हमें देखना कौन असत्य है। पहला है आपका देखिए हड़प्पा सिंधु। अभी हमने जस्ट क्या देखा था? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, इसलिए पहला ही गलत है। अब दूसरा देखें, मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर नदी सही है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी सही है। तो इसमें देखिए नदी वाला उसमें नहीं था, तो इसको आप नोट अलग से कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अभी देखिए कुछ 16 तक, क्योंकि इसके बाद देखिए अलग इतिहास है तो उसको हम लोग अलग पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो जो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है, अब देखिए गुप्त काल से माना जाता है। अभी हमने देखिए इसको पढ़ा नहीं है, तो मैं यहीं तक बस खत्म करूंगा। इसका आंसर बेशक मैंने बता दिया बच्चों, ये अलग चैप्टर का है। ठीक है, जब मैं उसको पढ़ा लूंगा तो बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।